नमस्कार, नजरिया लेकर हाजिर हूं मैं आराधना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को स्थापित हुए 100 साल पूरे हो गए हैं, यानी ये उसका शताब्दी वर्ष है और इस दौरान लगातार संघ की तरफ से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस शताब्दी वर्ष को मनाने के लिए जगह जगह उत्सव का माहौल है और ऐसा ही एक कार्यक्रम आज दिल्ली में आयोजित किया गया। दिल्ली में जब यह कार्यक्रम आयोजित किया गया तो पीएम मोदी खुद इसमें शिरकत करने पहुंचे और उन्होंने भरे मंच से पूरी सभा को संबोधित किया, संघ के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने एक सिक्का भी जारी किया, 100 का सिक्का, जिसके एक तरफ तो 100 लिखा हुआ है और इसके अलावा सत्यमेव जयते बना हुआ है, वहीं सिक्के के दूसरी तरफ भारत माता की एक मूर्ति है और संघ के कार्यकर्ता भारत माता को एक झंडा देते हुए दिखाए गए हैं। इस पूरे सिक्के को लेकर भी अलग ही विवाद छिड़ गया है, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं पीएम मोदी के भाषण की। तो पीएम मोदी ने अपने भाषण में संघ के 100 साल के इतिहास को लेकर कई बातें कही और ज्यादातर तो उन्होंने तारीफ ही की कि कैसे संघ ने इस 100 साल में खुद को बनाया, मजबूत किया और कितनी चुनौतियों का सामना किया। इस तरह की बातें पीएम मोदी की तरफ से कही गई, जिस पर कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया। पीएम मोदी की जो बातें, जो दावे उनकी तरफ से किए गए, उन्हें झूठा बताते हुए संघ की सच्चाई कांग्रेस ने उजागर की और कई मुद्दों पर संघ और बीजेपी और पीएम मोदी को घेरा। तो इन सब पर आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। स्वागत करती हूं मैं आप सभी तमाम दर्शकों का और सबसे पहले आपको सुनवाती हूं कि दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है। आप साजिश से नहीं हुई, हमने देखा है कैसे आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास हुआ, मुख्य धारा में आने देने का और उसे न आने से रोकने का अनगिनत षड्यंत्र हुए। परम पूज्य गुरु जी को झूठे केस में फंसाया गया, उन्हें जेल तक भेज दिया गया, लेकिन जब पूज्य गुरु जी जेल से बाहर आए तो उन्होंने सहज रूप से कहा और शायद इतिहास की तवारीख में ये भाव, ये शब्द एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तब परम पूज्य गुरु जी ने बहुत सहजता से कहा था, कभी कभी जीभ दांतों के नीचे आकर दब जाती है, कुचल भी जाती है, लेकिन हम दांत नहीं तोड़ देते, क्योंकि दांत भी हमारे हैं और जीभ। तो आपने देखा कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में बताया कि कैसे इतिहास में जो संघ के सदस्य थे उन्होंने कितना संघर्ष किया, उन्हें जेल तक जाना पड़ा। इस तरह की बातें जब पीएम मोदी की तरफ से कही गई तो कांग्रेस की तरफ से भी इस पर करारा पलटवार किया गया। कांग्रेस ने सवाल किया है कि आखिर संघ की तरफ से कौन जेल गया है, इसे आप साफ करिए। आप जानते हैं कि कांग्रेस लगातार इस तरह के दावे करती आई है, ये कहते आई है कि संघ ने आजादी के संघर्ष में कोई योगदान नहीं दिया, उनकी तरफ से कोई जेल भी नहीं गया। लेकिन अब जब पीएम मोदी जेल जाने की बातें करते हैं तो कई गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर सच कौन कह रहा है, कांग्रेस कह रही है या फिर पीएम मोदी कह रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने क्या कहा है पीएम मोदी के इस बयान को लेकर। पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट किया है और लिखा है कि आरएसएस देश को बांटने वाला संगठन, आजादी के वक्त जिसके नेता न जेल गए न अंग्रेजों ने लगाया कभी प्रतिबंध। 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में जब पूरा देश जल रहा था, तब आरएसएस इस आंदोलन को दबाने में अंग्रेजों की मदद कर रहा था। आरएसएस की इस गद्दारी पर एक नारा सबकी जुबान पर था, जो देशभक्त थे वो जंग में गए, जो गद्दार थे वो संघ में गए। वो संगठन जिसका एक भी नेता आजादी की लड़ाई में जेल नहीं गया, वो संगठन जो महात्मा गांधी, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे देशभक्तों और क्रांतिकारियों को अराजक कहकर ब्रिटिश शासन के पक्ष में काम करता रहा, वो संगठन जिसने हिंदुओं और मुस्लिमों का सांप्रदायिक विभाजन कर देश को 2 टुकड़ों में बांटकर खोखला कर दिया, वो संगठन जिसके हाथ महात्मा गांधी के खून से लाल हैं, वो संगठन जिसके तथाकथित वीर अंग्रेजों के मुखबिर रहे हैं, उस संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस। यानी अगर देखें तो कांग्रेस ने जो परिभाषा आरएसएस की बताई है वो पीएम मोदी की परिभाषा से कहीं परे है। इन दोनों की ही परिभाषाओं में जमीन आसमान का फर्क देखा जा रहा है। पार्टी ने अपनी ट्वीट में आगे लिखा है कि आज ये आरएसएस 100 साल का हो चुका है, मगर इस 100 साल में इन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया है जिससे देश को नुकसान छोड़ कोई फायदा हुआ हो।
यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहां आरएसएस जैसे सांप्रदायिक और नफरती संगठन के कार्यकर्ता सीधे तौर पर सरकार चला रहे हैं। जो लोग संविधान की जगह शुरू से मनुस्मृति की वकालत करते रहे हैं, अब वही लोग हमारे देश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ऐसे में उनसे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा किया है कांग्रेस ने यहां पर, और यही मुद्दा लगातार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी या उनके पार्टी के तमाम नेता उठाते आ रहे हैं, मनुस्मृति को लेकर, संविधान को लेकर, और इसे लेकर वो लगातार बीजेपी और संघ को घेरते आए हैं। इस पर कांग्रेस ने आगे लिखा है कि आज जो आरएसएस देश को राष्ट्रवाद का ककहरा सिखाता है, उस आरएसएस ने 1925 में स्थापना के बाद से ही किसी भी ब्रिटिश विरोधी आंदोलन जैसे 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में कोई भागीदारी नहीं की। जब कांग्रेस, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और अन्य क्रांतिकारी संगठनों पर बार बार प्रतिबंध लग रहे थे, तब आरएसएस पर ब्रिटिश शासन ने कभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। इनके किसी स्वयंसेवक को कभी जेल नहीं भेजा ताकि ये लोग बाहर रहकर जनता के मन में हिंदू मुसलमान का जहर भर सके। यही कारण था कि 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने से पहले देश में खतरनाक खून खराबा हुआ। नफरत और दंगों के आगोश में आकर लाखों लोग जिंदा लाश बन गए। गांधी नेहरू के लाख प्रयासों के बाद भी देश दो भागों में बंट गया। अब बारी थी संविधान की। यहां भी आरएसएस ने संविधान को नकार कर मनुस्मृति लागू करने की जिद की। आरएसएस ने अपने एक भी आदमी को संविधान सभा में नहीं भेजा, मगर देश की जनता ने तब आरएसएस के सारे मंसूबों को नकार कर इन्हें अप्रासंगिक बना दिया। इससे खार खाकर आरएसएस के नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को गोलियों से छलनी कर उनकी हत्या कर दी। आज आजादी के 78 साल बाद भी आरएसएस का सिर्फ एक काम है, देश में हिंदू मुसलमान की आग लगाकर सत्ता पर कब्जा करना, देश की संस्थाओं पर कब्जा करके नफरत और उन्माद फैलाना। आलम यह है कि आज सत्ता का दुरुपयोग कर आरएसएस ने देश को बेचना शुरू कर दिया है। अगर यह कहा जाए कि देश में अधिकतर समस्याओं की जड़ आरएसएस है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस दिन यह संगठन देश में आग लगाकर देश को खोखला करना बंद कर दे, उसी दिन आधी से ज्यादा समस्याएं निपट जाएंगी। जनहित में जारी। जी हां, एक तरफ जहां पीएम मोदी संघ और स्वयंसेवकों का एक ही उद्देश्य बता रहे हैं कि सबसे प्रथम उनके लिए उनका राष्ट्र है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने पूरे ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र करते हुए यह बता दिया कि संघ ने आज तक हमारे देश में क्या योगदान दिया है, और जो दावे पीएम मोदी कर रहे हैं संघ को लेकर, वो कहां तक सच है। कांग्रेस ने न सिर्फ आजादी के संघर्ष को लेकर बयान किया, बल्कि मौजूदा परिवेश में भी जिस तरह देश में सांप्रदायिक तौर पर तनाव बढ़ता जा रहा है, उन सब चीजों को लेकर भी संघ को ही जिम्मेदार ठहराया है। और जब हम बात करें पीएम मोदी की, तो पीएम मोदी या संघ, इन दोनों को अलग नहीं देखा जा सकता, क्योंकि पीएम मोदी खुद को हमेशा संघ का ही बताते आए हैं। कब उन्होंने सदस्यता ली संघ की, कब क्या किया, इन सब के बारे में तो मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन जिस तरह अभी पीएम मोदी संघ को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं, संघ की तारीफ कर रहे हैं, एक के बाद एक तारीफ में बयान दे रहे हैं, उन सब को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं, क्योंकि अभी इससे कुछ समय पहले तक ही बीजेपी और संघ में ही तनाव की भी बातें चल रही थी, और इस बीच अब पीएम मोदी संघ को लेकर एक उनके सुर में बदलाव देखा जा रहा है। वो संघ प्रमुख मोहन भागवत की तारीफ कर रहे हैं, संघ को लेकर, उनके इतिहास को लेकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ऐसे में कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने जहां अभी पीएम मोदी के एक इस बयान को लेकर ट्वीट किया और बताया कि संघ की तरफ से कोई भी आजादी के संघर्ष में किसी की भी जान नहीं गई, कोई भी शहीद नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने तो अंग्रेजों की मदद की। उन्होंने तो भारतवासियों की तरफ से जो आंदोलन छेड़ा गया था अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें ही अंग्रेजों की मदद की। इस तरह के दावे कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं। और इससे पहले खुद राहुल गांधी का भी एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि संघ के तो डीएनए में ही देशद्रोह है। आपको सुनवाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा था, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। अंग्रेजों के साथ ये खड़े हो गए थे सारे के सारे आरएसएस वाले। हम लड़े थे देश से। हमने कहा था डरो मत, डराओ मत, हमने कहा था। तो आपने देखा, ये थे राहुल गांधी, जिन्होंने संघ को लेकर कहा कि संघ के तो डीएनए में ही देशद्रोह है। और यही बात एक बार फिर अब कांग्रेस कह रही है, और ये सवाल उठा रही है कि पीएम मोदी जो बातें कह रहे हैं, आखिर कौन शहीद हुआ था, कौन जेल गया था, किसने अपनी जान दी थी देश के नाम पर। और एक और आरोप महात्मा गांधी की हत्या को लेकर जो लगाए गए हैं, उस पर भी पार्टी ने संघ और बीजेपी को घेरा है। इन सबको लेकर हम चर्चा करेंगे, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है भरत शर्मा जी, जो कि हमारे रोविंग एडिटर भी हैं। स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में।
भरत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि आप कैसे देखते हैं संघ का ये जो इतिहास रहा है 100 सालों का, और जिस तरह के दावे पीएम मोदी ने अभी किए हैं संघ को लेकर, संघ के इतिहास को लेकर, आप इसे कैसे देखते हैं? ये असल में बड़ा अजीब सा सवाल है। जैसे आज मोदी जी जो इनको देशभक्त बता रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ कि 1925 में आरएसएस की स्थापना जब से हुई, तब से हम अगर 1947 की बात करें, जो एक पूरा आज़ादी का आंदोलन चला, एक वो दौर है और उसके बाद का फिर एक दूसरा हिस्सा है, मतलब इसको अपन अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। आज़ादी की किसी लड़ाई में आरएसएस के किसी भी व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं है, ये बात तय है। हाँ, आप 1925 के बाद भारत में हुए किसी भी दंगे की जांच रिपोर्ट उठाएंगे, उसमें आपको आरएसएस की भूमिका मिल जाएगी जी। इससे साफ है कि ऐसा नहीं कि इनको हथियार चलाना नहीं आता था, ऐसा नहीं कि ये लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, लेकिन इनका जो उद्देश्य था वो इस देश में आज़ादी पाना नहीं था, या इस देश को आज़ाद कराना नहीं था। जब हम दो राष्ट्र के सिद्धांत की बात करते हैं और ये कहते हैं कि दो राष्ट्र के सिद्धांत की शुरुआत जो है, पहला ये कंसेप्ट जो है ये सावरकर ने दिया था, और सावरकर के ही साथ ये आरएसएस भी दो राष्ट्र के सिद्धांत पर चली थी। ये मानते थे कि धर्म के आधार पर देश को दो हिस्सों में बढ़ जाना चाहिए, और यही बात मोहम्मद अली जिन्ना ने बाद में कहा। अब ये सारा का सारा मामला मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर तो ठेल दिया जाता है कि उन्होंने ये कहा, लेकिन इस पर आरएसएस को लेकर उतनी बातचीत नहीं होती है, और ये इसलिए नहीं होती है क्योंकि उस समय आरएसएस बहुत छोटा संगठन था जी। आप ये देखेंगे बहुत सारे उसके बाद जो आरएसएस के से ही जुड़े लोग रहे, हम अगर आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने की बात है तो एक इनके स्वयंसेवक थे जो हेडगेवार के बड़े नज़दीक थे। उन्होंने ये लिखा है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें उनके पास भेजा था तो हेडगेवार बीमारी का बहाना बना के लेटे रहे, और उन्होंने जो सुभाष चंद्र बोस के साथी से उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया। तो अब ये हो रहा है कि आप आज़ादी के 100 साल हो गए, आज आप सत्ता में बैठे हैं, तो आप अपने आप को एक शहीद के तौर पर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बात इससे ऐसे सिद्ध हो जाती है कि इनके पास कोई भी एक ऐसा फ्रीडम फाइटर नहीं है जिसके बारे में ये बात कर सकें। ये नेहरू गांधी परिवार के बीच में या कांग्रेस के परिवार के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो कभी भगत सिंह की बात करने लगते हैं, तो कभी चंद्रशेखर आज़ाद की बात करने लगते हैं, तो कभी सरदार पटेल की बात करने लगते हैं। मतलब जितने लोगों की ये बात करते हैं वे सारे के सारे वो लोग हैं जो एक भी आरएसएस का मेंबर नहीं है। आरएसएस का कोई मेंबर इनके पास, इवन जो सबसे ज्यादा गुरु गोलवलकर जो इनके जो सरसंघ चालक रहे, जिनको ये लोग गुरुजी बोलते हैं और जिनका जिक्र नरेंद्र मोदी अपने भाषण के अंदर कर रहे थे, गोलवलकर भी एक भी दिन नहीं गए, बल्कि गोलवलकर ने जिस तरीके की जो किताबें लिखी हैं, जो बंच ऑफ थॉट्स एंड जो हम और हमारा राष्ट्रीयता जो इनका है, ये अवर नेशनहुड को जो ये जो इनकी किताब है, जिसको बाद में आरएसएस ने अब नकारना शुरू कर दिया, मानना बंद कर दिया, उसमें इन्होंने जो कहा उसमें साफ तौर पर इन्होंने ये लिखा है कि ये देश हिंदुओं का है, इस देश में जितने भी जो अल्पसंख्यक हैं जी, उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जाए, उनके सारे अधिकार छीन लिए जाएं। और अब मैं ये कहूं कि आज की तारीख में अगर हम देखें जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हो रहे हैं, या जिस तरीके से बिहार में बड़ी संख्या में उनके वोट काटे जा रहे हैं, तो ये वही काम कर रहे हैं जो गोलवलकर अपनी किताब में लिखकर गए थे। उस समय गोलवलकर ये कहते थे कि हमारी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं है, हमारी लड़ाई मुसलमानों से है, हमारी लड़ाई कम्युनिस्टों से है। तो जिस पार्टी की या जिस ऑर्गेनाइजेशन की विचारधारा जो है वो शुरू से ही एक अलगाव की विचारधारा रही, या शुरू से ही एक धर्म के आधार पर जो राजनीति करने की बात करते हैं, वो किस त्याग और तपस्या की बात कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ पाती। जी। यानी अगर देखें तो संघ जो अभी पीएम मोदी जो बात कर रहे हैं कि संघ ने देश को बनाने में भूमिका निभाई, देश को आजाद करवाने में भूमिका निभाई, वहीं अगर देखा जाए तो संघ की सोच हमेशा से अलगाववाद की तरफ रही है, जैसा कि आप अभी कह रहे थे। बिल्कुल संघ का इतिहास और संघ को आज जैसे दिखाया जा रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वहीं अगर पीएम मोदी की हम बात कर रहे हैं, पीएम मोदी आज तो संघ की तारीफ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं संघ को लेकर, लेकिन अगर थोड़े ही वक्त पीछे हम जाएं तो इस तरह की खबरें लगातार आई थी कि बीजेपी और संघ में तनाव देखा जा रहा है, बीजेपी और संघ के रिश्तों में कड़वाहट की बातें कही जा रही थी। लोकसभा चुनाव के दौरान अगर हम देखें तो उस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह बयान था कि हमें संघ
संघ की जरूरत नहीं है। ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा था और जेपी नड्डा जब ये बात कह रहे हैं कि उन्हें बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कितनी बड़ी खाई पैदा हो गई है बीजेपी और संघ में। और वहीं अब अगर देखें तो पीएम मोदी का इस कार्यक्रम में जाना, इस कार्यक्रम में जाकर उस सिक्के को लॉन्च करना, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि क्या बीजेपी और संघ के रिश्तों में बड़ी दरार अब भर गई है। ये सवाल उठते हैं। सवाल ये उठते हैं कि आखिर पीएम मोदी के रवैये में जो ये बदलाव आया है वो क्यों आया है। क्योंकि अगर हम देखें भारत जी, तो अभी पिछले कुछ वक्त से रिटायरमेंट को लेकर जो चर्चा चल रही है, जब से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रिटायरमेंट को लेकर बयान दिया कि 75 साल में रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी साफ कहा कि वो किसी और संदर्भ में ये बात कह रहे थे, ये संघ या पीएम मोदी को लेकर नहीं था। तो उसके बाद से देखा जा रहा है कि पीएम मोदी के रवैये में भी बदलाव आया है। पीएम मोदी चाहे लाल किला से हो, वहां से संघ की तारीफ कर रहे हैं, फिर अभी बीते दिनों जो उनका मन की बात प्रोग्राम था उसमें भी उन्होंने संघ की तारीफ की, और आज संघ के ही कार्यक्रम में संघ के मंच से उन्होंने एक बार फिर संघ की जो तारीफें की हैं। उसके बाद ये सवाल और गहरे हो जाते हैं कि आखिर इस बदलाव की वजह क्या है। क्या रिटायरमेंट वाली चीज को लेकर पीएम मोदी संघ के रवैये में बदलाव करना चाहते हैं, या उस चीज को लेकर घबराए हुए हैं, या फिर क्या वजह हो सकती है? आपको क्या लगता है? देखिए, इस चीज को थोड़ा सा एक सबसे पहली चीज तो अभी जो आप सिक्के की बात कर रहे थे उसमें एक बात तो बता दूं, वो एक बड़ा विवादित मामला है जी। और विवादित मामला यह है कि जब मतलब हम सारे हिंदुस्तानी इस बात को जानते हैं कि आरएसएस ने बहुत लंबे समय तक तिरंगे झंडे को स्वीकार नहीं किया था। वो भगवा झंडा अपने सारे जो उनके जो मुख्यालय थे या जो भी आरएसएस के जो कार्यालय थे वहां पर तिरंगा नहीं फहराया जाता था, भगवा ही फहराया जाता था। और जिस समय तिरंगे को अपनाया जा रहा था उस समय भी आरएसएस ने विरोध किया था। जिस समय हमारा संविधान अपनाया जा रहा था उस समय भी इन्होंने संविधान का यह कहकर विरोध किया था, जिसका जिक्र कांग्रेस भी कर रही है, कि हमारे पास मनुस्मृति है और अब मनुस्मृति के आधार पर ही हमारे देश के संविधान को चलना चाहिए। ठीक है ना। ये लेकिन और आप ये देखिए कि भारत माता के हम जिस चित्र की बात करते हैं वो उसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक हिस्सा वो जिसमें ये तिरंगे को नहीं मानते थे। उस समय की अगर आप भारत माता को देखेंगे तो उनके हाथ में भगवा झंडा होता था, तिरंगा नहीं होता था जी। जब ये तिरंगे को स्वीकार करने लगे, जब सत्ता में आए, उसके बाद जो भारत माता के जो चित्र बनाए जितने भी जो आते हैं उसमें भारत माता के हाथ में तिरंगा झंडा होता है। लेकिन आज जो इन्होंने जो सिक्का जारी किया है बीजेपी ने, उसमें भारत माता के हाथ में तिरंगा झंडा नहीं भगवा झंडा है। इससे ये साफ है कि आज भी आरएसएस जो है वो तिरंगे को मन से स्वीकार नहीं कर पाई है। वो दिखाने के लिए भले ही धर्मनिरपेक्षता की बात करें, हालांकि धर्मनिरपेक्षता की बात तो अब खुलेआम वो लोग करना बंद कर गए हैं। वो धर्मनिरपेक्षता को भीरुता बताते हैं, धर्मनिरपेक्षता को वो अल्पसंख्यक बात बताते हैं। वो केवल हिंदू राष्ट्र की बात इनके बड़े बड़े नेता खुद अपने मुंह से करते हैं, चाहे इनके मुख्यमंत्री लेवल के लोग हों या और तमाम सारे। बहरहाल, अब जो दूसरी आपने जो बात की मोहन भागवत और इनकी, तो मोहन भागवत जैसे आज है कि आरएसएस के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, ये मामला केवल यहाँ पे नहीं है। ये 75 साल वाला जो मामला है ये इतना नहीं है। ये एक संकेत मोहन भागवत ने दिया था। ये झगड़ा उससे पहले से चल रहा है और ये झगड़ा शुरू हुआ है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के जब सीएम बन के गए थे। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जितनी आरएसएस के बड़े नेता थे, जिसमें हम संजय जोशी की बात करते हैं या प्रवीण भाई तोगड़िया की बात करते हैं, इन सबको किनारे कर दिया। एक तरीके से आरएसएस वहाँ पर दोयम दर्जे का संगठन बन गया था जी। ये स्थिति उन्होंने जैसे ही ये सत्ता में आए और जब इन्होंने पूरे सत्ता के अंदर काबिज हुए और स्पष्ट बहुमत के साथ काबिज हुए, तो यहाँ पर जो सत्ता के अंदर जो एक संघर्ष शुरू हुआ, वो एक नए सिरे का संघर्ष हुआ। वो हुआ गुजराती वर्सेज मराठी। आरएसएस चाहता था कि मराठी जो चूंकि आरएसएस का ओरिजिन नागपुर है और उनका बेस जो है, जिनको हम चित्पावन ब्राह्मण बोलते हैं, जो सब महाराष्ट्र में रहते हैं, तो मराठी वर्सेज गुजराती के बीच में जो स्ट्रगल शुरू हुआ, उसमें ये नरेंद्र मोदी जो है ये पूरे आरएसएस के ऊपर भी कब्जा करना चाहते थे जी। बीच में जैसे उन्होंने इनको जो Z+ सुरक्षा दी, वो भी एक साजिश थी जिससे वो मोहन भागवत की पूरी एक्टिविटीज के ऊपर नजर रख सकें। जो खबरें बीच में आई वो उसमें ये था कि ये चाहते थे नरेंद्र मोदी कि किसी भी तरीके से मोहन भागवत रिटायर कर जाए और हजबोले उनकी जगह सरसंघ चालक बन जाए, क्योंकि हजबोले और नरेंद्र मोदी के बीच में एक अच्छी ट्यूनिंग है। आप देखें कि हमने जब उत्तर प्रदेश के चुनाव की जब बात हुई थी, जो पिछला इलेक्शन हुआ था, उसमें भी बीजेपी की पूरी एक कोशिश थी कि सत्ता जो है वो
स्पष्ट बहुमत के साथ नहीं आए, कुछ विधायकों को तोड़ने की जरूरत पड़े और इसीलिए उन्होंने जो शर्मा जी जो उनके जो पीएमओ से जो गए थे, जो आजकल डिप्टी सीएम है, उनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाकर भेजने की कोशिश की। वहां पर भी आरएसएस और बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी के बीच में एक संघर्ष दिखाई दिया। आरएसएस खुल के साथ आया योगी आदित्यनाथ के, वहां पर फिर बीजेपी की सरकार बनी और 2040 जैसे ही इनके पास पहुंचे 2040 पर, उस समय नरेंद्र मोदी को यह बात समझ में आ गई कि आज की तारीख में अगर वो मोहन भागवत से सीधे अगर लड़ाई लड़ने की स्थिति में होते हैं तो भले ही वो सत्ता में कितने भी ताकतवर हों, आज भी आरएसएस के मानने वाले, आरएसएस की बात सुनने वाले ऐसे तमाम सारे सांसद उनके पास हैं जो एक बार कहने पर मोहन भागवत के उनका साथ छोड़कर चले जाएंगे। तो यह सत्ता की मजबूरी है जिसकी वजह से आज वो मोहन भागवत की तारीफ कर रहे हैं, या वो आरएसएस की लाल किले से तारीफ कर रहे हैं, या संसद के अंदर पहली बार अमित शाह ने जो एक लंबा चौड़ा भाषण दिया आरएसएस के समर्थन में, यह सत्ता की मजबूरी है और ये इनका जो पावर स्ट्रगल है। और देखिए आज भी अगर ये अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तय कर पा रहे हैं तो उसके पीछे यही कारण है, क्योंकि बीच में जो खबरें हैं कि मोहन भागवत चाहते हैं कि संजय जोशी को बनाया जाए, संजय जोशी को ये दोनों अमित शाह और नरेंद्र मोदी स्वीकार नहीं करना चाहते। इस स्ट्रगल की वजह से आज तक बीजेपी अपना अध्यक्ष नहीं बना पाई है और आज भी जो ये सिक्का जारी हुआ है, ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की पूरी कोशिश है किसी भी तरीके से वो आरएसएस या मोहन भागवत को अपने फेवर में करके सत्ता में बने रहे। जी बिल्कुल, यानी देखें तो मोदी भागवत को मनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं और इसीलिए ये सिक्का जारी करना, इस तरह की तारीफें करना, ये अभी उनकी तरफ से किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये सिक्का तो उन्होंने जारी कर दिया, लेकिन सिक्के पर जो झंडा है, उस झंडे की अगर हम बात करें, इसे लेकर जो विवाद, जैसा कि अभी आपने बताया, इसे लेकर जो विवाद देखा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से तो लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि संघ देशद्रोही, इसकी डीएनए में देशद्रोह है। राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि संघ के डीएनए में देशद्रोह है। पीएम मोदी भले उसे राष्ट्र की सेवा में बता रहे हैं कि संघ राष्ट्र की सेवा में हमेशा तत्पर रहा है, लेकिन ये जो देशद्रोह वाला मुद्दा है, ये जो आरोप लग रहे हैं संघ पर और ये जो सिक्का उन्होंने जारी किया है, ये कहां तक विपक्ष के आरोपों को मजबूती दे रहा है? क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, विपक्ष के आरोपों को तो ये देखिए, विपक्ष जो बात कर रहा है इसमें आप जितने भी ऑर्गेनाइज, आप चाहे सोशलिस्टों की बात करें, आप कम्युनिस्टों की बात करें, आप कांग्रेस की बात करें, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस उस समय आज़ादी के पहले के हैं और इन सारे लोगों की आज़ादी के लड़ाई में योगदान में बड़ी भूमिका रही है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो। 1951 में हम अगर पहले देश के पहले चुनाव की बात करें तो उस चुनाव में इस देश के अंदर वामपंथी ताकतें, इस देश में मुख्य विपक्षी पार्टियां थी। सत्ता में कांग्रेस थी लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर यहां पर कम्युनिस्ट थे जी। उस समय आरएसएस की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी और यह राजनीति में इनकी कोई बहुत अस्तित्व नहीं था। अगर हम जयप्रकाश नारायण के आंदोलन तक अगर देखें तो आरएसएस इस देश की या इस सोसाइटी के अंदर मतलब उसको कोई, चूंकि महात्मा गांधी की हत्या के बाद जिस तरीके के आरोप लगे आरएसएस के ऊपर और आरएसएस के ऊपर जो प्रतिबंध लगा, उसके बाद से सोसाइटी के अंदर इसको बिल्कुल एक तरीके से डिसोन कर दिया था जनता ने। जनता इनको नहीं सुनती थी और ये तमाम सारे चुनाव लड़ने की कोशिश भी करते थे, वहां पर इनको कोई सफलता उस तरीके से नहीं मिलती थी। 1951 में जाकर अमेरिका ने एक सर्वे करवाया जी। बहुत व्यापक सर्वे था और आज भी अमेरिका हिंदुस्तान को लेकर अगर कोई पॉलिसी बनाता है तो उस 1951 के उस सर्वे के आधार पर ही बनाता है। उसमें आरएसएस एक पूरा का पूरा टॉपिक था और उसमें यह कहा गया था कि अगर इस देश में जनवादी और वामपंथी ताकतों की बढ़त को रोकना है तो आपको आरएसएस को खड़ा करना पड़ेगा। देखिए, इस चीज को आप इस तरीके से और समझिए, हम अगर थोड़ा सा अगर आर्थिक भाषा में बात करें तो अगर पहला विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध की बात करें, जब पूंजीवाद का संकट गहराता है तो पूंजीवाद दो तरीके के स्ट्रगल होते हैं। एक स्ट्रगल होता है कि जहां पर मजदूरों की सत्ता काबिज होती है। हमने जैसे रूस के अंदर देखा कि वहां पर लेनिन ने सत्ता पलट की और वो बने, वहां के मुखिया बने और वहां पे कम्युनिस्टों की सरकार आई। दूसरी तरफ हमने हिटलर को देखा। हिटलर जो एक तरीके से दक्षिण पंथ था, जो दक्षिण पंथ की बात करता था, जो कट्टरवाद की बात करता था और वो सत्ता में आया। पूंजीवाद के लिए ये कंफर्टेबल होता है कि वो ऐसी पार्टियों को, दक्षिण पंथी पार्टियों को सत्ता में लेकर आए जो धर्म की राजनीति करते हैं, जो जाति की राजनीति करते हैं। ये इसलिए जरूरी होता है जिससे वो जनता को उसके मूल मुद्दों से दूर कर सके। हम आज भी अगर देखते हैं तो बीजेपी कभी भी आर्थिक मुद्दों के ऊपर बात नहीं करती। आज आप दुनिया में सबसे बड़े कर्जदार देश हैं।
आज आपकी जीडीपी या आपके यहाँ जो बेरोजगारी की दर है उस पर कोई डिबेट नहीं होती। डिबेट किस पर होता है? डिबेट उन इश्यूज पर होता है जिसका जनता से कुछ लेना देना नहीं है। तो 1951 में जब अमेरिका ने एक सर्वे किया और उसके बाद जब यह तय हुआ कि इस देश में आरएसएस को प्रमोट करना है, और आप देखेंगे कि उसके बाद चाहे इनका महिला संगठन हो, चाहे इनका छात्र संगठन हो, चाहे इनकी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये सब उस 1951 के बाद बना। उसके बाद इनको सीआईए ने फंड करना शुरू किया। उसके बाद धीरे 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 आरएसएस अपने आप को मजबूत करने लगी, और उसी के बाद चूंकि ये पूरे तरीके से आरएसएस फंडेड है, और आज भी अगर हम अगर बीजेपी की पॉलिसीज देखते हैं या आरएसएस की पॉलिसी देखते हैं, इनके पास आरएसएस खुद को सामाजिक संगठन बोलता है, सांस्कृतिक संगठन बोलता है, लेकिन उसके पास कोई आर्थिक एजेंडा नहीं है। बीजेपी की किसी भी राजनीतिक जो इनके जो तमाम सारे मैंने बैठकों को सब किया है, कवर किया है, इनका कोई आर्थिक प्रस्ताव पास नहीं किया जाता, क्योंकि इनका कोई इकोनॉमिक एजेंडा है ही नहीं। इनका इकोनॉमिक एजेंडा वही है जो अमेरिका का एजेंडा है। और इसीलिए आज भी हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी किसी भी तरीके से ट्रंप के सामने झुके खड़े हुए। अगर ट्रंप लगातार ये बात बोलता है कि मैंने युद्ध रुकवाया, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी उसका विरोध नहीं कर पाते, उसका सीधा सा कारण यह है कि इस संगठन को 1951 से अमेरिका फंड कर रहा है। यह सीआईए द्वारा पालित पोषित संगठन है। जी बिल्कुल, यानी अगर देखें तो ये जो दावे पीएम मोदी की तरफ से किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सच नजर नहीं आ रहे हैं। पीएम मोदी एक तरफ आरएसएस के 100 सालों की बात करते हैं और ये बताते हैं कि कैसे हमारे देश में, कैसे हमारे समाज में संघ ने अपना योगदान दिया है, कैसे आजादी के दौरान संघ ने योगदान दिया। लेकिन जब हम आरएसएस के ही इस पूरे 100 साल को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी ये बातें सच नजर नहीं आती, बल्कि विपक्ष के जो दावे, विपक्ष के जो आरोप हैं, वो काफी हद तक मजबूत दिखाई देते हैं। एक बहुत ही गंभीर सवाल संघ को लेकर जो उठता है, पिछले कुछ वक्त से लगातार चर्चा में रहा है और इसे लेकर संजय सिंह, जो कि आप सांसद हैं, उन्होंने भी अभी उठाया है कि संघ में आज तक कभी भी किसी महिला को, किसी भी आदिवासी को, किसी भी दलित को संघ का प्रमुख नहीं बनाया गया। इसे लेकर लगातार विवाद छिड़ा हुआ है और कई बार विपक्षी दलों ने संघ पर हमला बोलते हुए इस तरह की चुनौतियां दी हैं कि अगर आप इतनी ही बात करते हैं देश के उत्थान की, तो देश का उत्थान बगैर पिछड़ों के उत्थान की मुमकिन नहीं है, तो आप क्यों नहीं आपके ही संघ में जो प्रमुख का पद है वो किसी महिला को देते या किसी ऐसे इंसान को देते जो सचमुच पिछड़ा हुआ है। इसे लेकर लगातार विवाद देखा है हमने भरत जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि वर्तमान दौर में जिस तरह संघ में महिलाओं को जगह नहीं मिल रही या किसी आदिवासी को, किसी पिछड़े शख्स को जगह नहीं मिल रही है, उसका क्या असर पड़ रहा है वर्तमान राजनीति में बीजेपी पर, और इसकी जो मांग विपक्ष कर रहा है, जो चुनौती विपक्ष दे रहा है, इसका क्या असर पड़ने वाला है संघ पर? आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने जैसा भी बताया कि 1951 से पहले तो कोई महिला संगठन इनके साथ में था नहीं। उस समय एक राष्ट्र सेविका संघ करके एक संगठन था जो चाहता था कि आरएसएस के साथ जोड़कर वो काम करें, लेकिन इन्होंने उस समय गुरु गोलवलकर ने मना कर दिया कि भाई हमारे संगठन में महिलाओं का कोई स्थान नहीं है। और इनके यहाँ जो शादी नहीं की जाती है उसका भी एक बड़ा कारण यही है कि इनके यहाँ ये मानते हैं कि महिला जो है वो हमारे, मतलब जो इनका अपना जो भी राष्ट्र निर्माण जिसको ये बोलते हैं, मतलब ये देश निर्माण की बात नहीं करते। देश एक देश शब्द है, देश में आपको विविधता होती है। राष्ट्र मतलब वो संस्कृत शब्द है, राष्ट्र मतलब आप हिंदू राष्ट्र बोलते हैं, आप हिंदू देश नहीं बोलते हैं। तो इसलिए आप इस शब्द का भी आप समझिए, जब ये राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र मतलब हिंदू राष्ट्र है, वो संस्कृत निष्ठ है। जब आप देश की बात करते हैं तो आप भारत की बात करते हैं ना। तो ये शब्दों का भी जो खेल जो आरएसएस जो खेलता है ना, इसका बड़ा अर्थ होता है और ये बड़े रोचक तरीके से इन शब्दों का को लोगों के बीच में उछाल के देता है। बहरहाल, तो कुल मिला के बात यह है कि देखिए, आप आदिवासियों की बात करें या आप दलितों की बात करें या ऐसा, अगर मैं रज्जू भैया एकमात्र इनके जो वो हैं, जो इनके एकमात्र जो सरसंघ चालक रहे हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी वो सब चित्पावन ब्राह्मण रहे। अब जो ऑर्गेनाइजेशन भारत के संविधान को नहीं मानता, जो मनुस्मृति को मानता है, जो ऑर्गेनाइजेशन जाति से व्यवस्था को मानता है, अगर आप उससे ये उम्मीद करें कि वो ब्राह्मणों को छोड़कर किसी और को नेतृत्व दे देगा, तो मुझे लगता है ये बड़ी बेमानी बात है। बहरहाल, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। मैं सावरकर और आरएसएस के संबंधों पर भी आपको कुछ बताता हूं जी। ये सावरकर को वीर मानते हैं, इसलिए मानते हैं क्योंकि इनकी मजबूरी है, इनके पास अपना कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है।
हिंदूवादी विचारधारा वाले एकमात्र सावरकर हैं जो माफ़ी मांगने के बाद और बिल्कुल न्यूट्रल हो गए थे। उसके बाद उनका कोई भूमिका आज़ादी के आंदोलन में नहीं मिलती, लेकिन ठीक है, उसके पहले उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। वो ठीक है, आप उस पर एग्री डिसएग्री हो सकते हैं, आपके बहुत सारे तर्क वितर्क हो सकते हैं। जी। सावरकर चाहते थे कि आरएसएस का हिंदू महासभा में विलीनीकरण हो जाए, और सावरकर ने कई जगह लिखा कि आरएसएस का जो स्वयंसेवक है उसके जो समाधि होगी उस पर लिखा जाएगा ये व्यक्ति पैदा हुआ, आरएसएस में काम किया और मर गया। ये उन्होंने सावरकर ने अपनी किताबों में जिक्र किया इस बात का। लेकिन उन्होंने कभी भी, और गुरु गोलवलकर को हेडगेवार ने इसलिए सरसंघ चालक बनाया था क्योंकि वो किसी भी तरीके से आरएसएस को उसके नजदीक या सावरकर को आरएसएस के नजदीक नहीं आने देना चाहते थे। तो इन लोगों के बीच में बहुत भयानक कॉन्फ्लिक्ट थे। ये बहुत बाद में जब इनको ये लगा कि यार कोई एक हमारे पास ऐसा लीडर नहीं है जिसकी हिंदू इमेज हो और जिसको हम वो कर सकें, उसके बाद इन लोगों ने ले जाकर सावरकर को वीर बोलना शुरू किया या उनको अपना लीडर मानना शुरू किया। जी, यानी अगर देखें तो संघ के दावे एक बार फिर खोखले ही साबित होते दिखाई दे रहे हैं। जो पीएम मोदी ने अभी बात कही कि संघ ने स्वतंत्रता के दौरान देश का जो स्वतंत्रता संघर्ष था उसमें योगदान दिया, लेकिन अगर हम बात करें इनके नेताओं की तो इनके पास खुद ऐसे नाम नहीं है जिनके नाम को ये बता सके कि हाँ हमारे इस नेता ने इस दौरान ये योगदान दिया। अगर वीर सावरकर का ही उदाहरण देखें तो अभी जैसा कि आपने बताया कि उन्हें वीर का ये जो उपाधि दी गई है वो उन्हें देनी पड़ी। सावरकर को वीर की उपाधि बीजेपी को और संघ को देनी पड़ी क्योंकि उनके पास कोई ऐसा हिंदू चेहरा नहीं था जिसके नाम पर ये दावे कर सके, ये इस तरह की बातें कह सके। वहीं अगर हम बात करें कि संघ को आज 100 साल पूरे हो चुके हैं और इसी के लिए समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी भी इस समारोह में बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। खुद पीएम मोदी इस समारोह में शामिल हुए, उन्होंने भरे मन से संबोधित भी किया लोगों को और सिक्का भी जारी किया कहीं, और संघ के 100 साल के इतिहास पर उन्होंने बातें कही, और जो बातें कही उसमें तो तमाम बड़े बड़े दावे किए। तो आपको क्या लगता है भारत जी कि ये जो संघ का 100 साल का सफर है, बीजेपी की आने वाली राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, और क्यों पीएम मोदी इसमें इतना झुकाव दिखा रहे हैं संघ की तरफ अभी, और वो भी ऐसे वक्त में जब मोहन भागवत की अगर हम बात करें तो आज के ही कार्यक्रम से मोहन भागवत इस कार्यक्रम से दूर रहे, वो कहीं नजर नहीं आए, वो भी तब जब कार्यक्रम संघ का था, संघ की तरफ से आयोजित किया गया। इसमें देश के प्रधानमंत्री शामिल हुए और सिर्फ शामिल नहीं हुए, संघ के लिए उन्होंने एक सिक्का जारी किया। तो अपने आप में ये समारोह बहुत बड़ा था और फिर भी संघ के प्रमुख मोहन भागवत ही उसमें शामिल नहीं हुए। ऐसे में आपको क्या लगता है कि संघ का बीजेपी की राजनीति पर मौजूदा वक्त में क्या असर पड़ रहा है? देखिए, टकराहट इन लोगों के बीच में काफी है। आरएसएस का अपना एक एजेंडा है, वो उसको चूंकि जब तक नरेंद्र मोदी उनके उस एजेंडे पर चल रहे हैं, जब तक वो हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात कर रहे हैं, और तब तक ये सारी चीज़ें ठीक चल रही है। देखिए, वो नरेंद्र मोदी को हटाएंगे, योगी आदित्यनाथ को ले आएंगे, योगी आदित्यनाथ को हटाएंगे, किसी तीसरे को ले आएंगे। उनका आरएसएस का अपना एक एजेंडा है जिसके आधार पर वो चलते हैं। उनके लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए अपना एजेंडा महत्वपूर्ण है, उनके लिए इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी की दिक्कत है, नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से आरएसएस को, चूंकि अब इनके पास इतनी संख्या बल नहीं है, अब ये पूरे तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो मतलब जो आरएसएस नहीं है जी, और एक तरीके से जो जिनकी इमेज अभी भी खुद को सेकुलर बोलते हैं वो है, बहुत ज़्यादा वो उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए उनकी, नरेंद्र मोदी की यह मजबूरी है कि वो आरएसएस को पूरे तरीके से, या मोहन भागवत के साथ जो भी उनके पुराने विवाद हैं या जिस तरीके से वो आरएसएस को उनकी सत्ता से हटा देना चाहते थे जी, उस सारी लड़ाई को वो साइड लाइन करें। दूसरी चीज़ आप मेरे से कह रही थी, देखिए आज़ादी के आंदोलन में हेडगेवार जब उन्होंने आरएसएस की स्थापना नहीं की थी तब वो कांग्रेस के साथ काम करते थे, और कांग्रेस असल में कोई कांग्रेस उस समय कोई पार्टी नहीं थी, वो एक अम्ब्रेला था जिसमें तमाम विचारधारा के लोग काम किया करते थे। उसमें आरएसएस भी था, उसमें मुस्लिम लीग भी थी, उसमें कम्युनिस्ट भी थे, उसमें सोशलिस्ट भी थे। उस समय एक बार ये जेल गए हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनकी कोई भूमिका नहीं रही, बिल्कुल कहीं से जेल नहीं गए। फिर एक बड़े जो एक और जो इनके प्रधानमंत्री थे पुराने, अटल बिहारी वाजपेयी, उनके लेकर ये कुछ समय तक ये कहते रहे कि हमारे फ्रीडम फाइटर हैं,
वो भी उनकी एक कहानी है कि उसके बाद किस तरीके से उनको हटा दिया गया, या वो उनके जो उन्होंने जो अंग्रेजों को जो कोर्ट में जो गवाही दी थी जिसके आधार पर बहुत सारे लोगों को सजा मिली थी, जिसमें एक ग्वालियर के निवासी हैं लीलाधर वाजपेयी, जिनको ककुआ बोलते हैं जी। उनको सजा हुई थी, और ऐसे लगभग 10 से 12, ये उस समय 15-16 साल के थे। तो जब वो उस चिट्ठी का भंडाफोड़ हुआ, उनका जो उन्होंने लिखित में माफीनामा दिया था, उसके बाद से इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को भी उस फ्रीडम फाइटर की सूची से हटा दिया। तो आज की तारीख में कोई ऐसा इनके पास फ्रीडम फाइटर नहीं है जिसको ये कह सकें कि हाँ भैया ये हमारा एक आइकॉनिक आइटम है जो हमारा फ्रीडम फाइटर है, ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल, यानी देखें तो संघ को लेकर जो दावे चल रहे हैं उस पर कई तरह की चर्चाएं हमने की कि कैसे संघ को लेकर कहा तो जा रहा है कि उन्होंने आजादी के संघर्ष में संघ के जो नेता रहे, जो संघ के सदस्य रहे, उन्होंने अपना योगदान दिया, लेकिन जब हम बात करते हैं जमीनी स्तर पर तो वो सच्चाई कहीं परे नजर आती है। वहीं अगर हम बात करें पीएम मोदी के आज के भाषण की, तो पीएम मोदी ने अपने भाषण में कई सारी बातें कही। इस दौरान उन्होंने जहां संघ को लेकर ये दावे किए कि आजादी के दौरान हमने संघर्ष किया, और उन्होंने ये सारी बातें भी उठाई कि कैसे संघ को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 100 साल का सफर संघ का आसान नहीं रहा, लेकिन संघ ने कहीं भी अपने पैर पीछे नहीं खींचे और संघ लगातार तत्परता से आगे बढ़ता रहा, देश के विकास में अपना योगदान देता रहा। इन सब पर पीएम मोदी ने बातें की, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी तीखे जवाब दिए गए। पीएम मोदी के भाषण को लेकर सवाल खड़े किए गए और संघ के इतिहास को लेकर भी कई तरह की बातें कही गई कि 100 सालों में आखिर आरएसएस का कोई भी प्रमुख दलित, पिछड़ा, आदिवासी क्यों नहीं बना। सवाल तो यह भी किया जा रहा है कि आजादी के आंदोलन में क्रांतिकारियों की मुखबिरी क्यों की गई आरएसएस की तरफ से। और इन सभी सवालों के साथ विपक्ष भी संघ पर हमलावर हो गया है। इस शताब्दी वर्ष को लेकर पूरी सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष इसे लेकर बीजेपी और संघ पर हमलावर है, वहीं बीजेपी और संघ इसे अपने इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी लगातार कि आखिर कैसा संघ के शताब्दी वर्ष में आगे क्या कुछ होता है। अभी कल भी नागपुर में कार्यक्रम आयोजित होना है और आगे भी ये सेलिब्रेशन जारी रहेगा, तो इन सब पर हम चर्चा करते रहेंगे और जो भी अपडेट्स आएंगे उससे आपको भी रूबरू करवाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भरत जी सभी जानकारियों के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का जो हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़े रहे।